कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी बनी। बड़े पैमाने पर ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के तहत की गई थी और विदेशी कारोबार का फ़ायदा उठाने और एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए उभरी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को रॉयल चार्टर के ज़रिए शामिल किया गया था और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया। भारत, चीन, फारस और इंडोनेशिया के साथ विदेशी कारोबार से ज़्यादा फ़ायदा कमाया। इसके व्यवसाय ने इंग्लैंड को सस्ती चाय, सूती कपड़े और मसालों से भर दिया और अपने लंदन के इन्वेस्टर्स को 30% तक ज़्यादा रिटर्न किया। अपनी ऊंचाई पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। येल यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और बिटवीन मोनोपोली एंड फ्री ट्रेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखक एमिली एरिक्सन कहते हैं, ये कई देशों से भी बड़ा था। ये ज़रूरी तौर पर भारत के बड़े हिस्से का वास्तविक सम्राट था, जो उस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी की बिजनेस पर पकड़ कमज़ोर हो गई तो उसे एक साम्राज्य निर्माता के रूप में एक नई बुलाहट मिली। एक वक्त पर इस मेगा ऑर्गेनाइजेशन ने 2,60,000 सैनिकों की एक खुद की सेना की कमान संभाली थी, जो कि खड़ी ब्रिटिश सेना के आकार से दुगनी थी। उस तरह की ताकत शहरों को जीतने और भारतीय शासकों को एक तरफा अनुबंधों में मजबूर करने के लिए काफ़ी थी, जिसने कंपनी को आकर्षक कराधान ताकतें प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में कोई शाही ब्रिटिश राज नहीं होता और दुनिया के पहले बहुराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की बेतहाशा कामयाबी ने ज़्यादातर दुनिया की जीडीपी को बेहतर या बदतर बनाने में मदद की। सन 1600 के आखिरी दिन महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने लंदन के कारोबारियों के एक समूह को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विशेष विदेशी व्यापारिक अधिकारों के लिए एक चार्टर दिया, जो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका में कैप हॉर्न तक फैली दुनिया का एक विशाल एरिया था। नई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस अर्थ में एक अधिकार था कि कोई अलग ब्रिटिश उस एरिया में कानूनी तौर पर कारोबार नहीं कर सकता था, लेकिन इसे स्पेनिश और पुर्तगाली से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास पहले से ही भारत में कारोबारियां चौकियां थीं। और डच ईस्ट इंडीज़ कंपनी भी, जो सन 1602 में स्थापित हुई। इंग्लैंड पश्चिमी यूरोप के बाकी हिस्सों की तरह मसालों, कपड़ों और गहनों जैसी विदेशी चीज़ों की मांग थी, लेकिन ईस्ट इंडीज़ के लिए समुद्री सफ़र ज़्यादा जोखिम भरा था, जिसमें दुश्मन कारोबारियों के साथ सशस्त्र संघर्ष और स्कर्वी जैसी घातक बीमारियां शामिल थीं। एरिक्सन कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी के लिए मौत दर चौंकाने वाली 30% थी। रॉयल चार्टर के जरिए दिए गए अधिकारों ने कम से कम लंदन के कारोबारियों के खिलाफ संरक्षित किया, साथ ही क्राउन के लिए किकबैक की गारंटी भी दी, जिसे दौलत की सख्त ज़रूरत थी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की कई चीज़ें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए पसंद की गई थी। उदाहरण के लिए, कंपनी अपने वक्त की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, जिसका मतलब है कि उसने जनता को शेयर बेचकर पूंजी जुटाई और जमा की। ये एक अध्यक्ष के ज़रिए शासित था, लेकिन एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था।
आज की अपेक्षाकृत स्थिर कॉरपोरेट बोर्ड की बैठकों के उलट ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठकें शोरगुल वाली होती थीं, जिनमें सैकड़ों शेयर होल्डर्स शामिल होते थे। और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर ने इसे भारत में एक अधिकार प्रदान किया। कंपनी ने अपने लोगों को खुद का कारोबार करने में संलग्न होने की भी अनुमति दी। पहले कंपनी के पास इस बेहद खतरनाक काम के लिए अपने लोगों को भुगतान करने के लिए बहुत पैसा नहीं था, इसलिए इसे अन्य प्रोत्साहन देने की ज़रूरत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कंपनी के जरिए दिए गए नियमों के भीतर और बाहर कारोबार करेंगे। हेरा फेरी, धोखा और तस्करी के बहुत सारे मौके थे। गहनों के बारे में सोचिए, जो बहुत छोटी और बहुत महंगी चीज़ है जिसे आप अपने ऊपर आसानी से छुपा सकते हैं। ईस्ट इंडीज़ व्यापार ने कस्टमर संस्कृति को बढ़ावा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इंग्लैंड में अधिकांश कपड़े ऊन से बने होते थे और टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन किए जाते थे, फैशन के लिए नहीं। लेकिन ये बदलना शुरू हो गया क्योंकि ब्रिटिश बाज़ार भारत के सस्ते, खूबसूरती से बुने हुए सूती कपड़ों से भर गए थे, जहाँ देश के हर शहर में अलग अलग रंगों और पैटर्न में कपड़े का मैन्युफैक्चर होता था। जब कोई नया पैटर्न आया तो वो अचानक लंदन की सड़कों पर छा गया। एरिक्सन कहते हैं, सही शैली में होने की ये संभावना है जो पहले अस्तित्व में नहीं थी। बहुत सारे इतिहासकार सोचते हैं कि ये इंग्लैंड में कस्टमर्स की शुरुआत है। एक बार जब वो कपास के सामान को ले आए तो ये लोगों के दिलों पर छा गया। जब ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कारोबारी भारत पहुँचे तो उन्हें स्थानीय शासकों और राजाओं के साथ बातचीत करना पड़ी, जिसमें ताकतवर मुगल साम्राज्य भी शामिल था जो पूरे भारत में फैला हुआ था। भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी तकनीकी रूप से एक निजी कंपनी थी, लेकिन इसके शाही चार्टर और जंग के लिए तैयार लोगों ने इसे राजनीतिक महत्व दिया। भारतीय शासकों ने स्थानीय कंपनी मालिकों को अदालत में बुलाया, उनसे रिश्वत ली और कभी कभी फ्रेंच या डच कारोबारियां कंपनियों के खिलाफ क्षेत्रीय जंग में कंपनी की ताकत की भर्ती की। मुगल साम्राज्य ने अपनी ताकत को भारत के अंदरूनी हिस्सों में केंद्रित किया, तटीय शहरों को विदेशी प्रभाव के लिए और ज़्यादा खुला छोड़ दिया। शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत थी कि एक बार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बंदरगाह शहरों में किलेबंद कारोबारी चौकियों पर कब्जा करना और उनका निर्माण करना था। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य ख़त्म हुआ तो करीबी इलाकों में जंग छिड़ गई और ज़्यादा भारतीय कारोबारियों को कंपनी के ज़रिए संचालित इन तटीय मिनी साम्राज्यों की ओर ले जाया गया। परेशानी ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन शहरों पर कैसे और किस तरह से शासन करेगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आर्थिक इतिहास के प्रोफेसर और द ईस्ट इंडिया कंपनी द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कॉरपोरेशन के लेखक तीर्थकर रॉय कहते हैं, एक कंपनी एक राज्य नहीं है। क्राउन के नाम पर शासन करने वाली कंपनी क्राउन की सहमति के बिना नहीं चल सकती। ज़्यादातर मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन हेडक्वार्टर का भारतीय राजनीति से कोई मतलब नहीं था। रॉय का कहना है कि जब तक कारोबार चलता रहा, बोर्ड खुश था और उसने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि लंदन और ब्रांच हेडक्वार्टर के बीच बहुत कम संचार था। ये ब्रांच अधिकारी पर छोड़ दिया गया था कि वो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे कंपनी शहरों को काबू करने वाले कानून लिखें और स्थानीय पुलिस बल और न्याय स्थापित करें। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद एक फ़ायदेमंद कारोबारी कंपनी से एक साम्राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के बदलाव में एक प्रमुख मोड़ आया। इस लड़ाई ने बंगाल के नवाब के अधीन 50,000 भारतीय सैनिकों को
सिर्फ 3000 कंपनी लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। नवाब कंपनी के ज़रिए टैक्स में कमी करने से नाराज़ थे, लेकिन नवाब को जो नहीं पता था वो ये था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य नेता रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीय बैंकरों के साथ एक पर्दे के पीछे का सौदा किया था, जिससे ज़्यादातर भारतीय सेना ने प्लासी में लड़ने से मना कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापक ताकत दी, जो उस वक्त भारत के सबसे अमीर प्रांतों में से एक था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के खजाने को लूट लिया और उसे वापस लंदन भेज दिया। एरिक्सन बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्रवाइयों को अपने कॉरपोरेट मिशन में एक भूकंप के बदलाव के रूप में देखते हैं। सन 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किंग विलियम पिट के इंडिया एक्ट को पारित किया, जिसमें औपचारिक रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि पर शासन करने वाली ब्रिटिश सरकार शामिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामे भारत में ख़त्म नहीं हुए। अपने सबसे गहरे अध्यायों में से एक में कंपनी ने देश के सबसे बेशकीमती व्यापार चाय के बदले चीन में अफीम की तस्करी की। चीन केवल चांदी के लिए चाय का व्यापार करता था, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा करना मुश्किल था। इसलिए कंपनी ने भारतीय अफीम बनाने वालों और तस्करों के काले बाजार के जरिए चीन के अफीम प्रतिबंध का उल्लंघन किया। जैसे ही चाय का प्रवाह लंदन में हुआ, कंपनी के इन्वेस्टर अमीर हो गए और लाखों चीनी लोग अफीम के भट्टों में बर्बाद हो गए। जब चीन ने अफीम के कारोबार पर नकेल कसी, ब्रिटिश सरकार ने युद्धपोत भेजे। सन 1840 के अफीम युद्ध को ट्रिगर किया। चीनी हार ने हांगकांग के ब्रिटिश नियंत्रण को सौंप दिया, लेकिन संघर्ष ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर काले व्यवहार पर रोशनी डाली। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार की स्थिति का विरोध एडम स्मिथ के मुक्त बाजार तर्कों से पार्लियामेंट में एक बुखार की पिच पर पहुंच गया। एरिक्सन का कहना है कि 1870 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की मृत्यु कॉरपोरेट भ्रष्टाचार, जिसमें बहुत कुछ था, पर नैतिक आक्रोश के बारे में कम था, लेकिन अंग्रेज राजनेताओं और कारोबारियों के बारे में ज़्यादा। यह एहसास था कि वो हिस्सेदारों के साथ और भी ज़्यादा पैसा कारोबार कर सकते हैं, जो एक मजबूत आर्थिक आधार पर थे। एरिक्सन कहते हैं, भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक सदी से भी पहले खत्म हो गई, लेकिन एक निर्मम कॉरपोरेट के रूप में इसके प्रभाव ने वर्ल्ड जीडीपी में मॉडर्न कारोबार के संचालन के तरीके को आकार दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।